हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं राम भवन चौरसिया। आप सभी मित्रों को सादर नमस्कार। बीच में SCERT लखनऊ के द्वारा हमको लखनऊ बुलाया गया था, जिसमें हमको स्टोरी कार्ड लिखना था। हमारे जैसे 20 शिक्षक और लेखक जो है लखनऊ में पहुंचे हुए थे, जहां पर हम लोग को स्टोरी कार्ड बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया, ट्रेनिंग दिया गया, जो 3-4 दिन का कार्यक्रम था। और बीच में एक शादी होने के कारण, अधिक व्यस्तता होने के कारण मैं बीच में वीडियो नहीं बना सका, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आप लोगों का प्यार सदा बना रहा, हमारा हौसला अफजाई आप लोगों ने करता रहा, तो इससे हम जो है उत्साहित हैं कि हमारा जो सब्सक्राइबर की संख्या है वो बढ़ रही है, न कि बीच में घटी। तो हम जो है आप लोगों के बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आप लोगों को धन्यवाद प्रेषित करते हैं। तो ज़्यादा न कहते हुए हम आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित अति लघुत्तरीय प्रश्न लाए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर टेट, सीटेट, सुपर टेट के लिए। और यह जो हम चूँकि टेट, सुपर टेट में परीक्षा दे चुके हैं, हमको मालूम है कि किस तरह का प्रश्न बनता है। उसी से संबंधित मैं यहाँ पर प्रश्न आप लोगों के लिए 55 प्रश्न ला रहा हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको ज़रूर कंठस्थ कर लीजिएगा, नोटबुक बना लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो है टेट, सीटेट, सुपर टेट में पूछे जाते हैं। यह प्रश्नोत्तरी यह ऐसा नहीं है कि केवल टेट में काम आएगा, ये सीटेट में भी आएगा और सुपर टेट में भी आएगा, हर जगह यह प्रश्न आएगा। और ये पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको जनरल नॉलेज से संबंधित भी प्रश्न इसमें मिल जाएंगे, पर्यावरण से संबंधित भी हैं, और भी जो है नॉलेज का प्रश्न इसमें मिलते रहेंगे आपको। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे जो यह वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, तो उसको आप लोग जो है टच करेंगे तो नीचे 3 घंटी दिखाई देगी, तो ऊपर वाली जो घंटी है उसको आप टच करेंगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और चैनल सब्सक्राइब होने के बाद नीचे बेल आइकन का बटन दबाना, प्रेस करना न भूलें। इससे हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और हमारा जो सभी वीडियो, जो महत्वपूर्ण वीडियो मैं बनाऊंगा, वह सब वीडियो आप लोगों को सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो इसके साथ ही जो है हम अपना यह वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूँकि मैं आप लोगों को प्रश्न और उत्तर ही बताते जाऊंगा, क्योंकि इसका व्याख्या करेंगे तो प्रश्न समय ज़्यादा लगेगा और हम शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं। इस नाते जो हम उसका प्रश्न और उत्तर आप लोगों को केवल सुनाते चले जाएंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, खजुराहो मंदिर तथा हम्पी के स्मारक समूह को कब विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। आपका जो खजुराहो मंदिर है और हम्पी के जो स्मारक हैं, वह कब विश्व विरासत के सूची में शामिल किया गया। तो यह इस दोनों को जो है वर्ष 1986 ईस्वी में विश्व विरासत समूह में शामिल किया गया। कब? 1986 ईस्वी में। अजंता की गुफाओं को कब विश्व विरासत की सूची में शामिल किया। जो अजंता की गुफाएं हैं उसको कब जो है विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। यह 1983 ईस्वी, मतलब 86 से 3 साल पहले 1983 में जो है अजंता की गुफाओं को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। सांस्कृतिक विरासत के 2 प्रमुख तत्व कौन से हैं। जो सांस्कृतिक विरासत है होती है, तो उसके कौन कौन जो है प्रमुख 2 तत्व होते हैं। तो एक होता है अमूर्त संस्कृति और एक होता है अस्पृश्य संस्कृति। अमूर्त संस्कृति का मतलब होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, उसको जो है अमूर्त संस्कृत कहते हैं। जिसकी कोई मूर्ति नहीं होती है उसको अमूर्त संस्कृत कहते हैं। और अस्पृश्य संस्कृत का मतलब होता है जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के 2 प्रकार के जो है विरासत होते हैं, एक अमूर्त विरासत और एक अस्पृश्य विरासत होते हैं, जिसको हम अमूर्त संस्कृत और अस्पृश्य संस्कृत के नाम से जानते हैं। पिंजौर में प्रजनन केंद्र की स्थापना किसने की। जो पिंजौर है, उस पिंजौर में प्रजनन केंद्र की स्थापना किसने की।
हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी, जिसको हम शॉर्टकट में BNHS भी कहते हैं। तो पिंजौर में प्रजनन केंद्र की स्थापना हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी ने किया था। औद्योगिक विरासत में क्या शामिल होता है? तो औद्योगिक विरासत में औद्योगिक विरासत ही शामिल होगा। तो औद्योगिक विरासत में क्या शामिल होता है? औद्योगिक सांस्कृतिक विरासत। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बोधगया बिहार में। ये कहाँ पर है? बोधगया बिहार में। कलबेलिया क्या है? राजस्थान का एक लोक नृत्य है। कलबेलिया क्या है? ये राजस्थान का एक लोक नृत्य है। नवरोज किस समुदाय का पर्व है? नवरोज किस समुदाय का पर्व है? पारसी समुदाय का। जीवमंडल के कितने भाग हैं? जीवमंडल के कितने भाग हैं? तो जीवमंडल के प्रमुख रूप से 3 भाग होते हैं, एक स्थल मंडल, एक जल मंडल और एक वायुमंडल। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। परावैंगनिक किरणों से होने वाले कैंसर का नाम। परावैंगनिक किरणों से कौन से कैंसर होते हैं? तो यह आपका जो होता है त्वचा का कैंसर होता है। कौन होता है? त्वचा का कैंसर होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12, चिपको आंदोलन को कर्नाटक में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जा सकता है? चिपको आंदोलन को, चिपको आंदोलन से संबंधित बहुत ही प्रश्न आते हैं। चिपको आंदोलन को कर्नाटक में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पांडुरंग हेगड़े को। किसको? पांडुरंग हेगड़े को। उत्तराखंड में केदारनाथ में आई विभत्स बाढ़ में जीवित बच्चे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी वह जो है उसमें बहुत से जान माल की जो है नुकसान पहुंचा था। लोग जिसमें जो कुछ लोग जो जीवित बच गए थे उसको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो उसका नाम है सूर्य होप। सूर्य होप, ठीक है। इसको ऐसे याद करेंगे कि जैसे जब बाढ़ में आदमी फंस जाता है तो धूप जो है के लिए तरसता है, तो धूप मतलब सूर्य और होप माने आशा, तो सूर्य होप मतलब इसको याद रखिएगा इस तरह से। भारत में 1877 ईस्वी से 1987 ईस्वी के बीच मतलब 110 वर्ष के बीच में अवधि में कितनी बार सूखा पड़ा था? भारत में 1877 ईस्वी से 1987 ईस्वी के बीच मतलब कुल 110 वर्ष हुआ कि अवधि में कितनी बार सूखा पड़ा था? तो 23 बार। वर्धा चक्रवात को वर्धा नाम किस देश के द्वारा दिया? और जो वर्धा चक्रवात आया था तो उस वर्धा चक्रवात को वर्धा नाम किस देश के द्वारा दिया गया था? तो ये पाकिस्तान के द्वारा दिया गया था। स्प्रिंकलर तथा टपक किससे संबंधित है? तो ये सिंचाई प्रणाली से। प्रश्न आता है स्प्रिंकलर तथा टपक किससे संबंधित है? तो ये सिंचाई प्रणाली से। टपक मतलब पानी टपकना, याद रखिएगा, पानी टपकना। तो जैसे पानी टपकता है तो ये वर्षा से ही संबंधित है, तो वर्षा मतलब सिंचाई प्रणाली से संबंधित है। इसको इस तरह याद रखिएगा। मर्केली स्केल मापक का प्रयोग किस आपदा से संबंधित है? तो मर्केली स्केल जो मापक है यह किससे संबंधित है? ये भूकंप की तीव्रता और परिमाण से संबंधित है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। किससे संबंधित है? जापानी भाषा का यह शब्द है। कोसी एक आपदा किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार से है। कोसी एक नदी है जो बिहार से गुजरती है, जो जिसको हम बिहार का जो है आपदा कहते हैं। तो यह कोसी एक आपदा किस राज्य से संबंधित है? ये बिहार से है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस की स्थापना कहाँ की गई? हैदराबाद में। कहाँ की गई? हैदराबाद में। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस की स्थापना कहाँ की गई? हैदराबाद में। उसके बाद है प्रश्न नंबर 23, पर्यावरण को मुख्य रूप से कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो पर्यावरण को मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक प्राकृतिक अथवा भौतिक पर्यावरण और एक है सामाजिक अथवा सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक है, भौतिक मतलब आप जानते ही हैं और सामाजिक मतलब मानव से संबंधित
और भौतिक मतलब पदार्थों से संबंधित। तो एक होता है प्राकृतिक अथवा भौतिक पर्यावरण और एक होता है सामाजिक अथवा सांस्कृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है? अभी जो प्राकृतिक भौतिक पर्यावरण है इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया है, एक जैविक पर्यावरण और एक अजैविक पर्यावरण। फिर दे रहा प्राकृतिक पर्यावरण के कितने प्रमुख अंग हैं? तो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख रूप से 4 अंग हैं। ये प्रकार है और ये अंग हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख 4 अंग हैं, एक जीवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवों जो जीव जंतु हैं उनके व्यवहार का अध्ययन, बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। किस में किया जाता है? इथोलॉजी में। किस में किया जाता है? इथोलॉजी में। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है? तो जो पर्यावरण जागरूकता का जो है जब बच्चे पढ़ते हैं तो क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा जो है उसको दर्शन कराया जाता है, दिखाया जाता है। तो उसका जो है इफेक्ट पड़ता है कि कहाँ पर क्या नुकसान हो रहा है, कहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है। तो पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है? तो क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। चमगादड़ स्तनधारी प्राणी है क्योंकि वह बच्चे देता है। चमगादड़ जो है क्या होता है? स्तनधारी प्राणी है क्योंकि वह बच्चे देता है। प्रवर का अर्थ है, प्रवर क्या है? कभी कोई प्रश्न ऐसे आ जाता है कि जिसको आप कभी सुने नहीं रहते हैं और ऐसा आ जाता है कि इसका अर्थ क्या है, तो आप समझते हैं क्या चीज़ है। तो प्रवर उसी से संबंधित है। प्रवर का क्या अर्थ है? तो प्रवर का मतलब होता है समान पूर्वज, समान ऋषियों के नाम का उच्चारण करने वाले। मतलब समान पूर्वज हों और समान ऋषियों के नाम का उच्चारण करने वालों को प्रवर कहते हैं। विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। विवाह जो है क्या है? विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। किसका कथन है? बोगार्ड्स का। किसका है कथन? बोगार्ड्स का। परिवार क्या है? परिवार एक सामाजिक संस्था है। शॉर्टकट में कोई पूछे परिवार क्या है तो आप ये कह सकते हैं कि सोशल जो है संस्था है, मतलब एक सामाजिक संस्था है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही प्रश्नों में आता है। चूँकि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, कई बार हम लोग टेट सीटेट में भी ये प्रश्न आ चुका है, तो इससे हम लोग जान नहीं पाते हैं कि जो है ये शारदा क्या है। कभी कभी देता है बाल विवाह, कभी देता है दहेज प्रथा, ठीक है, कभी सती प्रथा, तो फंस जाते हैं इसमें हम लोग। तो शारदा को समझिए कि शारदा अधिनियम जो है ये बाल विवाह से संबंधित है, ठीक है। पर्यावरण का अर्थ क्या है? पर्यावरण मतलब होता है परिधन आवरण, मतलब जो चारों ओर से घेरे हुए है, जो चारों ओर से हमको घेरे हुए वही क्या है? पर्यावरण है। प्रश्न नंबर 34, दी फैमिली नामक पुस्तक किस समाजशास्त्री ने लिखी है? दी फैमिली नामक पुस्तक किस समाजशास्त्री ने लिखी है? तो आगबर्न और निम काफ ने लिखा है। किसने लिखा है? आगबर्न और निम काफ ने। गोत्र प्रवर पिंड से बाहर विवाह का नियम कहलाता है। जो लोग गोत्र से हट करके, और प्रवर मतलब जो समान ऋषियों, मैंने भी बताया समान पूर्वज और समान ऋषियों के नाम को जो है प्रवर कहते हैं। तो गोत्र और प्रवर पिंड से बाहर जा कर के जो विवाह करते हैं, शादी करते हैं, उसको क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह। क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह। मतलब जो अपने गोत्र और प्रवर मतलब समान ऋषियों और समान पूर्वजों से हट करके जो शादी विवाह करते हैं उस नियम को क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह। क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह। भारतीय परिवार का स्वरूप क्या है? भारतीय परिवार का जो स्वरूप है प्रतिसत्तात्मक है। क्या है? प्रतिसत्तात्मक। सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा किसे कहते हैं? सामाजिक जीवन का, सोशल लाइफ का जो प्रथम पाठशाला होती है उसे किसे कहते हैं? परिवार को। किसको कहते हैं? परिवार को। गाय एक स्तनधारी जंतु है क्योंकि, गाय क्या है? एक स्तनधारी जंतु है क्योंकि ये बच्चा देती है। क्या देती है? बच्चा देती है। जो भी लोग बच्चा देते हैं उनको हम स्तनधारी जीव जंतु कहते हैं। रिश्तेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए, रिश्तेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार है। रिश्तेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार है। यह परिभाषा किसने दी है? रेडक्लिफ ब्राउन ने। प्रत्येक परिवार में बुढ़ापे का सहारा किसे माना जाता है? बेटे को।
परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। कथन किसका है? मैकावेयर एवं पेज का। बाघ परियोजना कब शुरू हुई? तो यह जो बाघ परियोजना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यह 1973 ईस्वी में। कब हुई? 1973 ईस्वी में। वैश्विक उष्णता हेतु जिम्मेदार कौन सी गैस है? तो ये आपका CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैश्विक उष्णता मतलब गर्मी, वैश्विक उष्णता मतलब गर्मी हेतु जिम्मेदार कौन सी गैस है? तो ये आपका CO2 है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। रेडियोधर्मी प्रदूषण किनसे होता है? तो रेडियोधर्मी जो प्रदूषण होता है ये मोबाइल टावर और रेडियोधर्मी पदार्थ आदि से होता है। पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? जो पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी मतलब जो हम ऐसा उद्योग लगाते हैं जो पर्यावरण के लिए लाभदायक हो, तो इस ऐसे पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसको कहते हैं एसडेन पुरस्कार। कौन कहते हैं? एसडेन पुरस्कार। उसके बाद है प्रश्न नंबर 45, वन संरक्षण संबंधित कानून भारत में कब लागू हुआ? तो वन संरक्षण संबंधित कानून जो है भारत में सबसे पहले 1980 में लागू हुआ। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, वन संरक्षण संबंधित कानून भारत में कब लागू हुआ? यह 1980 में लागू हुआ। एक द्वितीयक प्रदूषक का नाम बताइए। तो PAN मतलब पैन भी कह सकते हैं। तो एक द्वितीयक प्रदूषक का नाम बताओ। तो पैन एक प्रकार का द्वितीयक प्रदूषक है। प्रदूषक किसे कहते हैं? आपने यहाँ दिया कि एक द्वितीयक प्रदूषक का नाम बताइए। तो मैंने बताया पैन। तो अब प्रदूषक क्या होता है इसको आप जान लीजिए। प्रदूषक के कारक पदार्थों को प्रदूषक का जो प्रदूषण होता है और प्रदूषण के द्वारा जो जिन कारकों तत्वों के द्वारा प्रदूषण बढ़ता है उनको हम क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। तो प्रदूषण के कारक पदार्थों को प्रदूषक कहते हैं, अर्थात वे कारक जिनसे प्राकृतिक वातावरण का संतुलन बिगड़ता है प्रदूषक कहलाते हैं। काला सोना किसे कहते हैं? अक्सर गलती हो जाता है, काला सोना मतलब कोयला लोग बोल देते हैं। तो जो काला सोना जो है पेट्रोलियम को कहते हैं। जीवमंडल का सबसे प्रभावशाली अवयव कौन है? जीवमंडल का सबसे प्रभावशाली अवयव कौन है? तो जलीय जंतु हैं, जलीय जंतु। BOD का पूरा नाम क्या है? प्रश्न कभी कभी स्पेलिंग में आ जाता है कि मतलब इसको क्या फुल फॉर्म होता है। तो ऐसे प्रश्नों का हम जब तक हमारे एक बार हम देखे रहते हैं तो हमको याद हो जाता है कि मतलब यही होगा, और जब नहीं देखे रहते हैं तो हम गलती कर देते हैं। और टेट सीटेट सुपर टेट में एक एक प्रश्न का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, एक एक नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो हम ऐसा पढ़ें कि कम से कम जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न एक बार हमारे आंखों के सामने गुजरना चाहिए, जिससे कि हमारे जो अचेतन मन होता है उस अचेतन मन में वो अपना बैठ जाएगा। जब आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा तो एक बार अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि बस यही इसका आंसर होगा, क्योंकि अचेतन मन में वो चीज़ जो है जाकर बैठ जाती है। जब उसको फिर सामने स्क्रीन पे आता है वो प्रश्न तो ऑटोमेटिक वो बता देता है कि हाँ ये बस यही मैंने पढ़ा था और यही होगा इसका उत्तर। तो एक बार हमको अगर किसी परीक्षा की तैयारी हम कर रहे हैं, तो किसी महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको अधिक से अधिक पढ़ने की आवश्यकता है। याद हो या ना हो अलग बात है, लेकिन आपको पढ़ना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि याद तो आप कुछ कर लेते हैं और कुछ आपके अचेतन मन में जाके बैठ जाता है। जब वो प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, आपके माइंड की स्क्रीन के सामने आता है तो वो भी धीरे से प्रश्न क्लियर हो जाता है। तो BOD का पूरा नाम लिखो। तो BOD को जो है इसका जो पूरा स्पेलिंग है बायोलॉजी ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजी ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। क्या है? हिंदी में जैविक ऑक्सीजन मांग, अंग्रेजी में बायोलॉजी ऑक्सीजन डिमांड। तो BOD का पूरा नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिमलीपाल क्या है? तो सिमलीपाल जो है यह यूनेस्को द्वारा उड़ीसा माने भारत में घोषित एक जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र है। यह यूनेस्को द्वारा भारत में जो है घोषित एक क्या है? जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र है, जो आपके उड़ीसा प्रदेश में है। भारत में यूनेस्को द्वारा घोषित कितने जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं? तो ऐसे जो जैसे उड़ीसा में जो आपका सिमलीपाल है, ऐसे जो है भारत में कुल कितने
घोषित जीवमंडल हैं यूनेस्को द्वारा, कुल 9 हैं। गैंडों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो गैंडों के लिए सबसे प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका काजीरंगा है। ठीक है। पुराना चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जो पुराना चिपको आंदोलन हुआ था वह अमृता देवी के नाम से, देवी के द्वारा नेतृत्व में हुआ था। रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक क्या है, जिसको अंग्रेजी में RDB कहते हैं। RDB रेड डाटा बुक, यह एक अंतर्राष्ट्रीय लाल आंकड़ों का डाटा बुक है। लाल मतलब खतरा, ठीक है। जो जीव जंतु जो है लुप्तप्राय हो रहे हैं, आपत्तिग्रस्त हैं, दुर्लभ हैं, संकटग्रस्त हैं, ऐसे जीव जंतुओं का इसमें नाम दर्शाया जाता है, जिसको हम RDB कहते हैं, मतलब रेड डाटा बुक कहते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय लाल आंकड़ों का डाटा बुक है, जिसमें IUCN के द्वारा संपूर्ण विश्व की संकटग्रस्त, आपत्तिग्रस्त, दुर्लभ जीवों का विवरण लिखित होता है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग को यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट लगा हो और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न को आप लोग चाहते हैं कि हम बनावें और खोज कर लावें और आप लोगों को सामने पेश करें, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।